प्रमुख चीनी यात्रियों की भारत यात्रा, एक तुलनात्मक विश्लेषण। फाहियान। कालखंड 399 से 412 ईस्वी, गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन। उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन करना। यात्रा की विशेषताएं। चीन से पैदल यात्रा करते हुए मध्य एशिया, गांधार, पेशावर होते हुए भारत पहुंचे। उन्होंने लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ और श्रावस्ती जैसे बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। भारत में लगभग 10 वर्षों तक रहे, जिसमें पाटलिपुत्र में लंबा समय बिताया। सफलता और प्राप्तियां। फो कुवो की नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय समाज, कानून व्यवस्था और बौद्ध प्रथाओं का विवरण दिया। ऋग्वेद जैसे संस्कृत ग्रंथों सहित कई बौद्ध पांडुलिपियां एकत्र की। आंखों देखा हाल। भारत को शांतिपूर्ण और समृद्ध बताया, जहां लोग शाकाहारी थे, शराब नहीं पीते थे और अपराध नगण्य थे। आर्थिक व्यवस्था में कौड़ियों का प्रयोग और न्याय प्रणाली में जुर्माने का चलन। भारत से ले गए बौद्ध मूर्तियां और ऋग्वेद जैसे संस्कृत ग्रंथों की प्रतियां। पुरातात्विक महत्व। लुम्बिनी यानी नेपाल और श्रावस्ती जैसे स्थलों की पहचान में उनके विवरणों ने मदद की। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का आधार बना। वेनसांग। कालखंड 629 से 645 ईस्वी, हर्षवर्धन का शासनकाल। उद्देश्य बौद्ध दर्शन की गहन शिक्षा और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। यात्रा की विशेषताएं। गोबी रेगिस्तान, ताशकंद और अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचे। जोखिम भरी यात्रा। डाकुओं द्वारा बलि देने की कोशिश और गंगा नदी पर हमला, जहां उन्हें एक तूफान ने बचाया। नालंदा में 5 वर्ष तक अध्ययन किया और हर्षवर्धन के दरबार में सम्मानित हुए। सफलता और प्राप्तियां। CU की रामक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें 138 देशों का भूगोल, राजनीति और संस्कृति का विवरण है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से ज्ञान प्राप्त किया। आंखों देखा हाल। भारतीयों को ईमानदार और धार्मिक बताया, जो वचनबद्धता का पालन करते थे। नालंदा का विस्तृत वर्णन। 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और 90 लाख पांडुलिपियों वाला विश्वविद्यालय। भारत से ले गए 657 बौद्ध पांडुलिपियां, जिनमें महायान संप्रदाय के ग्रंथ शामिल थे। पुरातात्विक महत्व। उनके वर्णनों से बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थलों की पहचान हुई। नालंदा के खंडहरों की खुदाई यानी बिहार में उनके विवरण मार्गदर्शक बने। इत्सिंग। कालखंड 671 से 695 ईस्वी, पाल वंश का उदय। उद्देश्य संस्कृत सीखना और विनय सूत्रों का अध्ययन करना। यात्रा की विशेषताएं। समुद्री मार्ग से श्रीविजय, इंडोनेशिया होते हुए ताम्रलिप्ति यानी पश्चिम बंगाल पहुंचे। नालंदा में 10 वर्ष तक रहे, जहां उन्होंने संस्कृत और पाली का अध्ययन किया। सफलता और प्राप्तियां। भारत तथा मलय द्वीपपुंज में बौद्ध धर्म का विवरण नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें शिक्षा प्रणाली और दैनिक जीवन का विवरण है। चीन में 56 बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। आंखों देखा हाल। भारत में कागज के प्रयोग और शिक्षा के उच्च स्तर का उल्लेख किया। नालंदा में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था का वर्णन। भारत से ले गए 5 लाख श्लोकों वाली पांडुलिपियां और संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ। पुरातात्विक महत्व। ताम्रलिप्ति यानी पश्चिम बंगाल के बंदरगाह की पहचान में सहायक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास को पुनर्जीवित किया। तुलनात्मक विश्लेषण। प्रमुख तथ्य। फाहियान। यात्रा मार्ग। पैदल यानी मध्य एशिया। भारत से ले गए बौद्ध मूर्तियां और ऋग्वेद। मौजूदा शहरों की पहचान। पाटलिपुत्र यानी पटना, श्रावस्ती यानी उत्तर प्रदेश। वेनसांग। रेगिस्तानी मार्ग यानी अफगानिस्तान। भारत से ले गए 657 पांडुलिपियां। मौजूदा शहरों की पहचान। नालंदा यानी बिहार, कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश। इत्सिंग। समुद्री मार्ग यानी दक्षिण पूर्व एशिया। भारत से ले गए संस्कृत ग्रंथ। मौजूदा शहरों की पहचान। ताम्रलिप्ति यानी तामलुक, पश्चिम बंगाल। पुरातात्विक महत्व के प्रमुख बिंदु। 1. स्थलों की पहचान। फाहियान के वृत्तांत से लुम्बिनी यानी बुद्ध का जन्मस्थान और कपिलवस्तु की खोज हुई। वेनसांग के विद्यार्थियों में नालंदा यानी कि खंडहरों की खुदाई में मदद की।
जहां विश्वविद्यालय परिसर, स्तूप और छात्रावास मिले। 2. सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि। इन यात्रियों ने गुप्त और पालकालीन शिक्षा प्रणाली, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, जो पुरालेखों से पुष्ट होता है। 3. व्यापार मार्ग। इत्सिंग के समुद्री मार्ग के विवरण से प्राचीन भारत दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार के तथ्य सामने आए। 4. धार्मिक प्रथाएं। हुएनसांग द्वारा वर्णित बोधि वृक्ष यानी बोध गया और धमेक स्तूप यानी सारनाथ आज भी बौद्ध तीर्थ हैं। निष्कर्ष: इन यात्रियों ने न केवल बौद्ध धर्म को एशिया में प्रसारित किया, बल्कि भारत के इतिहास, भूगोल और संस्कृति का प्रामाणिक दस्तावेजीकरण किया। फाहियान का गुप्तकालीन शांति का वर्णन, हुएनसांग का नालंदा का विवरण और इत्सिंग का शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण आज भी इतिहासकारों के लिए मूल्यवान स्रोत हैं। इनके यात्रा वृत्तांतों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।